नमस्कार, डिजाना न्यूज के विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह जाकर बहुत ही चुनौतीपूर्ण शब्दों में, बहुत ही कड़े लहजे में चीन को ललकारा है। चीन की विस्तारवादी नीतियों को कड़े शब्दों में आलोचना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रंट लाइन पर जाकर वहां सैनिकों से मिले, उनको संबोधित किया और जो कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत की सेना को, भारत के सैनिकों को, भारत के जाबाज शहीदों को भारत की सरकार ने और पूरे मुल्क ने एक संदेश दिया है कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश, पूरा आवाम सेना के साथ खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आपकी जो भुजाएं हैं वो चट्टानों से भी ज्यादा मजबूत हैं और आपकी वीरता है, आपकी जो शौर्यता है वो इन पहाड़ों से कई ज्यादा ऊंची है। प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री जब ये कहता है कि वो जब सैनिकों को देखता है, सैनिकों से मिलता है और उन्हें छूता है तो एक नई ऊर्जा से भर जाता है, एक नई ऊर्जा का उसमें संचार होता है। ये कोई छोटी बात नहीं है और ये साबित करती है कि पूरा देश, पूरा मुल्क इस वक्त भारतीय फौज के साथ है। चीन को या दूसरे हमारे पड़ोसी मुल्कों को ये समझ लेना चाहिए कि आपदा में, विपदा में पूरे भारत एक है और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए हम सब एकजुट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के बाद निश्चित रूप से सेना का मनोबल बढ़ा होगा। निश्चित रूप से भारत में एक नया जोश पैदा हुआ है और प्रधानमंत्री की लेह यात्रा के क्या मायने हैं, क्या अर्थ है और उनके भाषण का क्या संदेश है, इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त मौजूद हैं। कर्नल निखिल दीवान जी, कई सारे फ्रंट पर, मोर्चों पर उन्होंने काम किया है, लड़े हैं, नज़दीक से सेना की गतिविधियों को देखा है। हमारे दूसरे खास मेहमान हैं कर्नल अतुल मिश्र, जो तोपखाना में रहे हैं, बहुत नज़दीक से उन्होंने सेना की रणनीति को, सेना की कार्यप्रणाली को देखा है। कई सारे लड़ाइयों के, मोर्चों के आप दोनों मेहमान साक्षी रहे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। सबसे पहले दीवान जी आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री का फ्रंट मोर्चे पे जाना, लेह लद्दाख की नींबू सीमा तक जाना, ये एक सैनिक के रूप में आपको कैसा लगता है? आप चूंकि आर्मी के अधिकारी रहे हैं, प्रधानमंत्री जब इस तरह से मोर्चे पर जाता है, अपने सैनिकों से मिलता है, अपने अधिकारियों से मिलता है, तो एक सैनिक के बतौर आप कैसा अनुभव करते हैं? देखिए, अगर भारतीय सेना की वीर गाथाओं की हम बात करें तो हमेशा ही ये रहा है कि जब भी किसी युद्ध की जीत का जश्न मनाया जाता है और जिन वीरों ने वीरगति पाई है उनको सम्मान दिया जाता है, उनके नाम के ऊपर जश्न जब मनाया जाता है, तो हमारे जो ये 20 वीरगति प्राप्त हुए हैं उससे ये कभी नहीं हुआ कि सेना का मनोबल गिरा हो। ये एक बात ज़रूर बहुत अच्छी हुई है कि भारत के प्रधानमंत्री जब वहाँ पहुँचते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक सामान्य सैनिक से जब वो मिलते हैं तो उसे लगता है कि हाँ, आज भारत का एक एक व्यक्ति उसके साथ में है। मनोबल उसका ऊंचा है, पर अब हिमालय से भी ऊंचा हो गया है। खुद प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि आपकी जो वीरता की और शौर्यता की जो चीज है वो इन पहाड़ों से कहीं ऊंची है आपकी वीरता। ये अदम्य साहस तो भारतीय सेना का एक गूढ़ अंग ही रहा है हमेशा ही। और हम कभी भी ले लें, अगर ब्रिटिशर्स के ज़माने से भी ले लें कि जब 4 इंडियन डिवीज़न ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितना अपना नाम कमाया था, या मेरी बटालियन जिसके पास में इंडिपेंडेंस के पहले के ही बहुत सारे बैटल ऑनर्स हैं, फ्रांस, फेस्टुबर्ट वगैरह मिला के, तो एक सैनिक का मनोबल और उसकी वीरता के ऊपर कभी सवाल उठा ही नहीं था और नहीं उठेगा। उन्होंने जिस कवि, तमिल कवि का जिस की जो पंक्तियों का उन्होंने उदाहरण दिया प्रधानमंत्री जी ने कि भारतीय, जिसका अदम साहस का आप जिक्र कर ही रहे हैं, कि भारतीय सैनिक का अदम साहस और मर्यादित आचरण, जी, ये उसकी विशेषता होती है। एक उन्होंने तमिल कवि को लेकर कहा और उस सैनिक को आज लगा कि हाँ, अगर प्रधानमंत्री मेरे साथ में है तो आप और हम जैसे सारे पूरा देश के लोग जो है उसके साथ में है। क्योंकि उस सैनिक का भी आप देखिए कि इतने -डिग्री टेम्परेचर में वो अपनी लड़ाई न सिर्फ दुश्मन के साथ लड़ रहा है, पर वहाँ के
वातावरण के साथ में लड़ रहा है, ऑक्सीजन की कितनी कमी है वहाँ पर, और उस इलाके में ठंड बहुत ज़्यादा है। इतनी ऑक्सीजन की कमी में एक प्रधानमंत्री का जाना इतनी ऊंचाई पर, वो भी क्रेडिबल है। बिल्कुल, और उनकी उम्र को देखते हुए तुरंत जाकर वापस आना, और उसमें भी पूरे समय में उनके ऊपर इस तरह का कोई प्रभाव नज़र नहीं आया कि उस ऑक्सीजन की कमी या इतनी हाई एल्टीट्यूड की वजह से कोई फर्क पड़ा हो। कर्नल मिश्रा, आपसे मैं ये इस बात पे जानना चाहूँगा कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का वहाँ जाना मनोबल बढ़ाने वाली बात तो है ही। सैनिक, छोटे से सैनिक से लेकर जो बड़े अधिकारी हैं, उन सब का जो मॉरल है वो बूस्ट हुआ होगा। लेकिन केवल आज ही की घटना नहीं, एक लंबे समय से अगर मैं आपसे बात करूं कि चूंकि भारतीय सैनिक जब फौज में भर्ती होता है, उस दिन से लेकर जब तक वो फौज में रहता है, उसका मॉरल, उसका मनोबल, उसका आत्मविश्वास बहुत ऊपर रहता है। ये कैसे संभव हो पाता है? देखिए सर, इसके पीछे अपने को उन सिपाहियों की और उन अधिकारियों की, अफसरों की साइकोलॉजी को समझना होगा। जब सिपाही सेलेक्ट होते हैं तो उनके कुछ मापदंड होते हैं। शारीरिक तौर पे वो स्वस्थ होते हैं, मानसिक तौर पे इस लायक होते हैं कि वो चीज़ें समझ सकें और कर सकें। जैसे ही वो लोग अपनी इनिशियल ट्रेनिंग ख़त्म करके यूनिटों में जाते हैं, उन लोगों को यूनिट का नमक और निशान, इन दो चीज़ों के प्रति अपनी वफादारी और अपनी जोड़ीदारी बनाई जाती है। जब ये लोग उस टीम में सम्मिलित हो जाते हैं तो इन लोगों को ऑफिसर्स मिलते हैं। अभी ज़रा ऑफिसर्स को देखिए। ऑफिसर्स एनडीए से 17 साल की उम्र में सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद उस समय पे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का साइकोलॉजिस्ट का मिलाया हुआ एक इंटरव्यू पास करते हैं और पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त होते हैं। 4 साल की ट्रेनिंग उनको लीडरशिप, उनको फिजिकली फिट, उनको मानसिक तौर पे पूरी तरह से अलर्ट कर देती है। ये लोग जाकर के यूनिट में उन जवानों से मिलते हैं और उसके बाद उन जवानों के साथ टीम्स बनाते हैं। बीच बीच में ऑफिसर्स कोर्सेज करते हैं और वापस आते हैं। अभी यूनिटों का, स्पेशली हम लोग इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड, आर्टिलरी वाले जो कि हथियार लेकर के लड़ाई में घुसते हैं और बेसिकली असॉल्ट्स करते हैं। हम लोगों में बेसिकली यूनिटों में इतनी ज़्यादा यूनिटी होती है, इतनी ज़्यादा बाइंडिंग्स होती हैं, इतनी ज़्यादा टीम स्पिरिट होती है कि हम लोग मातृभूमि के लिए तो प्रेरित होते ही हैं, लेकिन हम उस नमक और निशान के लिए पूरी तरह से मोटिवेटेड होते हैं। नमक केवल यूनिट का ही नहीं, नमक देश का भी नमक जो है उसको चुकाने की सबसे बड़ी। जी हाँ, वो तो होता ही है। और साथ में यूनिट, जब यूनिट में क्या होता है कि आप जिसके साथ रोज जा रहे होंगे, जिसने आपकी ट्रेनिंग की होती है, जिसके साथ आपको भरोसा होता है कि मैं अगर कुछ हो गया तो आपके साथ रहूंगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक असॉल्ट जा रहा था और असॉल्ट में जनरली रात को असॉल्ट होता है, इन्फेंट्री का असॉल्ट हो रहा था और टीम पूरी की पूरी प्लाटून आगे बढ़ रही थी। जब प्लाटून आगे बढ़ रही थी तो सामने से बहुत तेज फायर आ गया, करीब करीब सारे के सारे ज़मीन पर आ गए और जो लोग रिजर्व में थे और स्टार्ट पॉइंट पर थे, वो लोगों को पता ही नहीं चला कि आगे कितने कैजुअल्टी हुई है। किसी तरह से बड़ी मुश्किल से एक रेडियो से आवाज़ आई एक सिपाही की कि साहब मैं राज सिंह बोल रहा हूँ और मेरे आसपास सब लोग मर चुके हैं, मुझे भी गोलियां लगी हैं और इस डायरेक्शन में मत आइए। तो रिजर्व्स को दूसरे डायरेक्शन से भेजा गया अटैक करने के लिए। लेकिन एक यंग ऑफिसर, उसने कहा कि मैं राज सिंह जिंदा है सर, राज सिंह को लेकर के आता हूं। तो एक सीनियर ऑफिसर ने उससे कहा कि देख, इस समय असॉल्ट ज्यादा जरूरी है। राज सिंह, अगर हमारा असॉल्ट इस तरफ से सक्सेसफुल हो गया तो हम राज सिंह को बचा लेंगे। लेकिन इस ऑफिसर ने बोला नहीं सर, जब तक वो असॉल्ट जा रहा है मैं इसको फटाफट लेकर के आता हूँ, ज्यादा दूर नहीं है। सीनियर अफसर ने बोला कि देख, बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है तो हो सकता है कि तू भी चोट खा जाए। लेकिन यंग ऑफिसर, लेफ्टिनेंट, एकेडमी से नया नया आया था, पूरा जोशीला था, उसने कहा नहीं सर मैं जाऊंगा। वो गया
अंधेरे में रेंगता हुआ गोलियों के फायरिंग के बीच में, और लौट करके आया। लकीली उसको कोई गोली नहीं लगी थी। सीनियर अफसर ने बोला कि क्या हुआ? उसने बोला सर, राज सिंह मर गया। तो सीनियर अफसर ने बोला देख, मैं एक्सपीरियंस आदमी हूँ, मैं तेरे को अनुभव से बता रहा था, क्यों नहीं बचेगा। जिस तरह से उसने बोला कि इसको 3 गोलियां लगी हैं, पेट में लगी हैं, और फिर भी अगर बच भी सकता तो हम थोड़ी देर बाद बचा भी सकते थे। क्या फायदा हुआ तेरे जाने का? उस सेकेंड लेफ्टिनेंट ने कहा सर फायदा हुआ, क्योंकि जब मैं राज सिंह के पास पहुंचा तो वो जिंदा था, और उसने मुझे देखकर कहा कि साहब मुझे पता था आप जरूर आओगे मुझे बचाने। ये जो एक जज्बा है, एक कॉन्फिडेंस है एक सैनिक का। इसमें क्या है डॉक्टर साहब, जो कर्नल मिश्रा भी बोल रहे थे कि सिर्फ डिफेंस में ही ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज होती है, और किसी ऑल इंडिया सर्विस में ये क्राइटेरिया ही नहीं है सिलेक्शन का। दूसरी चीज ये है कि जीतने का जज्बा एक रिक्रूट को या एक कैडेट को शुरू से ही सिखाया जाता है। हमारे घर से जब चिट्ठी आती थी, वो चिट्ठी अगर मैंने पाना है तो पहले पीटी टेस्ट पास करो, तब तुम्हें घर की चिट्ठी पढ़ने मिलेगी। तो हर चीज को हासिल करना जो सिखाया जाता है, वो अंत में देश के लिए जीत में तब्दील होता वो है। जीत को हासिल करना सिखाया जी जाता है। हाँ। मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि अभी फिर से विवाद शुरू हो गया। अभी कपिल सिब्बल साहब ने एक बयान दिया, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बहुत सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील साहब हैं। उन्होंने कहा कि जो 4 फिंगर है, ग्वाइन इलाका जो उन्होंने बताया, वह 4 फिंगर है, वह हमारी चीन की सीमा भारत की भूमि पर है, और वो भारत के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि पारदर्शिता होना चाहिए, स्पष्ट बताइए कि क्या हमारी जमीन पर चीन इस समय है, क्या हमारी भूमि को चीन ने अतिक्रमण कर रखा है। और राहुल गांधी जी ने भी यही सवाल किया है। देखिए प्रतीक जी, हम इस पूरे डिस्कशन को ये पॉलिटिक्स से बाहर रखेंगे। नहीं पर सर, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है, ये जानना जरूरी है, क्या भारत की सीमा में चीन है? आज ऑपरेशंस चल रहे हैं, इस टाइम में सेना की तरफ से कोई अभी तक वक्तव्य नहीं आया है, इस वजह से प्रधानमंत्री भी कोई वक्तव्य दे नहीं सकते हैं कि कौन कहां पर है। प्रधानमंत्री ने दिया है कि हमारी सीमा, हमारी सेना जमीन किसी के कब्जे में नहीं है और कोई हमारी जमीन पर नहीं है। तो इसलिए हम इसको पॉलिटिक्स से दूर रखते हैं। और वाकई में अगर हम बात करें तो हमने आज ये डिस्कस करना चाहिए कि क्या आगे हो सकता है और क्या हमने करना चाहिए। सर मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूँ। जिस जगह की बात हो रही है वहां पर सीमा एक लाइन नहीं है, ना ही वहां पर बॉर्डर पिलर्स है और ना ही पर एक वायर फेंस खींची हुई है। ऐसा क्या आड़ा रास्ता है? आड़ा टेढ़ा रास्ता, पहाड़ियां हैं, नाले हैं, घाटियां हैं। मैंने खुद ने तिब्बत बॉर्डर पे नौकरी की हुई है, ठीक है सर। आप जानते हो कि उधर चाइना है और इसके बीच में से लाइन ऑफ कंट्रोल जा रहा है। एक एक मीटर डिफाइंड नहीं है, और अगर डिफाइंड भी है तो नक्शे पे नहीं है और जमीन पे नहीं है। जमीन पे नहीं सर, जमीन पे बिल्कुल नहीं। नक्शे पे तो आप कोई भी लाइन खींच सकते हो, लेकिन उसको लाइन ऑफ LAC इसलिए बोला जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्योंकि वो जो कंट्रोल में है वो लाइन है, उसके आगे क्या है वो क्लियर नहीं है। और चूंकि बॉर्डर फेंसेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम जिसको अपना इलाका कहते हैं, चाइना उसको अपना इलाका कहता है। यही तो डिस्प्यूट है। मेन मुद्दा ही है और है नहीं। तो क्या हुआ था तो इसलिए अभी ये कह पाना कि कौन किसके क्षेत्र में है, हाँ सर बिल्कुल सही है। हम ये लोग मुश्किल है। ये बहुत और मुश्किल इसलिए है। अगर देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि कोई भी भारतीय सीमा पर कोई अतिक्रमण नहीं है, हमारी सीमा पर कोई चीनी सैनिक नहीं आया है, तो देश के नागरिकों को इस पर पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल सर। क्योंकि प्रधानमंत्री जो कह रहा है वो प्रधानमंत्री यानी देश का सबसे सर्वोच्च व्यक्ति कह रहा है। वहां पर क्या हुआ है, मैप के ऊपर जब लाइन ड्रॉ की गई तो मैप की स्केल, उस जमाने के मैप की स्केल से एक लाइन जो पेन से ड्रॉ की गई वो जमीन पे 2000-3000 मीटर भी इंडिकेट करती है। क्योंकि जब आप मैप टू ग्राउंड जाते हो तो हो सकता लाइन तो बहुत बारीक खींची गई है मैप के ऊपर, बट जब ग्राउंड पे आप जाते हो तो इट मे डिपिक्ट अ वेरी लार्ज एरिया। यस, तो उस वजह से ये प्लस माइनस जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जिस वजह से ये सारे डिबेट्स अभी और जैसा कि मिश्रा जी कह रहे हैं कि भाई वो तो टेढ़ा अड़ा है, नाले हैं, नदियां हैं, पहाड़ियां हैं। सर बिल्कुल सीधी सी बात है। मैं जिस पोस्ट पे था सामने चाइना की पोस्ट थी, हमें पता था कि हम इंडिया की सीमा में हैं और वो वहाँ पर चीन की सीमा है।
दोनों के बीच में एक घाटी सी थी, उसमें भी ऐसे छोटे मोटे मोड़ थे और इधर था। हमें पता था कि हम दोनों के ठीक बीच में से इंटरनेशनल बॉर्डर जाता है। हमारी पेट्रोल्स भी उस लाइन तक जाती थी, उनकी पेट्रोल्स भी आती थी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 88, 89, 90 की, जिस समय मैं वहाँ था। तो उन 2-3 सालों में उस समय क्लैशेस नहीं होते थे। आपने देखा कि सामने की पेट्रोल आ रही है तो ऑर्डर्स थे कि पीछे मुड़ जाते थे और वापस आ जाते थे। वहाँ पर कुछ भी गाड़ा नहीं जाता था, कोई भी ठोका नहीं जाता था, कोई टेंट नहीं लगाए जाते थे, कोई बैठता नहीं था, पर लोग जाते थे। अभी जब आप नाले के और उसके बीच में जा रहे हैं तो वो जैसे बता रहे 1, 1.5, 2, 3 किलोमीटर का एरिया होता है। उसके बीच में ऐसे पहाड़ियां भी होती हैं, नकल्स भी होते हैं। सर, उनका best कोई example- डेफिनेशन नहीं होता है, उसका कोई नहीं कह सकता अगर आप जब तक ग्राउंड पे जाकर के मार्क ना करो। तो इसलिए ऐसी जगहों पे थोड़ा कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। ऐसा इसलिए- same अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसलिए कि ऐसे जो मुद्दे पर राजनीति ऐसे नहीं होनी एग्जांपल चाहिए। सर क्रीक एरिया है रन जी। ऑफ कच्छ में, जी तो वो सर क्रीक जो नाला है वो कभी 500 मीटर इधर वो बॉर्डर है इंडो पाकिस्तान के बीच में, जी, जी, और सर जी, क्रीक इज बॉर्डर। हाँ। बट वो कभी बहाव की वजह से इधर आ जाता है तो बॉर्डर इधर आ जाती है। नदियाँ अपना स्थान छोड़ती हैं। हाँ, नदियाँ अपना स्थान छोड़ती हैं। नदियां, नाले, वाटर बॉडीज में थोड़ा बहुत होता रहता है और सर। एलएसी जो है वो वाटर शेड एरिया जिसको कहते हैं उसके हिसाब से डिमार्केट हुई थी कि इस तरफ बारिश गिरी है, इस तरफ गिरी है, तो तो सर ये जो मैं आपसे दीवान जी जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने जो भाषण वहां इस्तेमाल किया, विस्तारवादी चीन की विस्तारवादी नीति की, बगैर चीन का नाम लिया उन्होंने कहा कि विस्तारवादी नीतियां ठीक नहीं हैं। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो शक्तिशाली होता है वही शांति स्थापित कर सकता है। इन दो वाक्यों का क्या मैसेज है? देखिए, शक्तिशाली व्यक्ति कभी भी अपने अहंकार के अंदर डूबा नहीं रहता है। वो पूरे चीज को एक बहुत मैच्योर तरीके से देखता है, जो कि आज भारत देख रहा है। विस्तारवादी नीति सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद से ऑलमोस्ट अगर हम ले लें तो खत्म हो गई है। सिर्फ जो अरब कंट्रीज ने इजराइल पे अटैक किया था और जो कि एक वॉर था, और क्योंकि 1971 वॉर विस्तारवादी नीति के इससे नहीं था, वो उस समय के ईस्ट पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम चल रहे थे उसकी वजह से वो वॉर हुआ था। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अगर मेन वॉर अगर हम ले लें तो वो इजराइल वॉर था अरब देशों के साथ में, जिसमें विस्तारवादी नीतियां दूसरे देश के ऊपर कब्जा करने का था। तब से जो पूरा विश्व है ये कैपिटलिज्म की तरफ ज़्यादा बढ़ता गया, और सारे विश्व ने ये देखा, सारे कंट्रीज ने देखा कि हमने अगर अपने कंट्री में इकोनॉमी को अगर स्ट्रांग किया तो ऑटोमेटिकली हमारा कंट्री भी स्ट्रांग होता है, मिलिट्री भी स्ट्रांग होती है और हर व्यक्ति भी स्ट्रांग होता है। तो विस्तारवादी जो चीज़ है वो तो बहुत पहले की बंद हो गई है। पर चीन लोगों को पैसा देके, कर्जा देके, श्रीलंका को, पाकिस्तान को, दूसरे देशों को कर्जा देकर, और वो कर्जा लौटा नहीं पाते तो एक तरह से गुलाम बनाता है। और दूसरी तरफ उसने हांगकांग पे कब्जा कर लिया है। हांगकांग के नागरिक नाराज है, उसका झगड़ा मलेशिया से भी चल रहा है, उसका झगड़ा जापान से भी चल रहा है, उसका झगड़ा सिंगापुर से भी चल रहा है। देखिए, पहले क्या होता था, बाइपोलर वर्ल्ड होता था कि दो बड़ी पावर्स होती थी, एक यूएसएसआर और दूसरी होती थी यूएसए। यूएसएसआर टूट के बिखर के जब रशिया में बन गया तो एक ऑलमोस्ट यूनिपोलर वर्ल्ड यूएस के नाम पे एस्टैब्लिश हुआ। इसको देखते हुए जब चाइना ने देखा कि अब उसके पास में एक मौका है कि धीरे धीरे वो विश्व के ऊपर कब्जा करे, तो फिर से और साइनोपोलर वर्ल्ड की तरफ वो ले जाना चाहता था। उसने अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डेवलप किया, जिससे कि वो हर एक छोटे मोटे देश को, भले फिर वो श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, इनको सबको किसी ने बहुत ज़्यादा लोन दिए, इवन इन अफ्रीकन कंट्रीज को। नेपाल को बहुत लोन दिया है। नेपाल को बहुत लोन दिया। श्रीलंका और पाकिस्तान को तो उसने एक तरह से आर्थिक रूप से गुलाम बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल जी। और श्रीलंका ने तो अपना पोर्ट का कर्जा नहीं चुका पाया, तो श्रीलंका ने तो अपना पोर्ट ही उनको सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तान की भी यही स्थिति है। तो मिश्रा जी, क्या चीन धन के दम पर अपने पड़ोसी देशों को, जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें नेपाल भी है, श्रीलंका भी है और पाकिस्तान भी है, इनको गुलाम बनाकर वही विस्तारवाद जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, ये बिल्कुल क्लियर है कि प्रधानमंत्री जी ने उसकी नस को पकड़ा है। विस्तारवाद, जैसा कि निखिल ने कहा, खत्म हो चुका था,
लेकिन चीन की नीयत में वो कभी भी खत्म नहीं होता। जिस पॉलिसी को कम्युनिस्ट पॉलिसी को, जिस तरह के कम्युनिज्म को चीन मानता है, उसमें विस्तारवाद हमेशा कहता है कि अपनी जगह बढ़ाइए, अपनी सीमा का विस्तार करिए। और उसमें डायरेक्ट विस्तार करने के अलावा चीन ने इनडायरेक्टली ये बेसिस लेना, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इंडियन ओशन में बनाना, अफ्रीकन कंट्रीज को अपना गुलाम बनाना, तिब्बत को एनेक्स कर लेना, नेपाल, भूटान, इन सबको अपने प्रभाव में ले लेना, इनके पास अपनी चीजें बढ़ाना, ये सब चीजें चीन की नीति हैं। और अब वो खुलकर विश्व के सामने आ गई हैं। अब ये समय है जब कोरोना के कारण वैसे ही पूरा विश्व की ओपिनियन चाइना के खिलाफ बनी हुई है, और साथ ही में उसकी विस्तारवाद की नीतियों का भी खुलासा हो रहा है, और लोग मिलजुल करके आपस में पता कर रहे हैं, अमेरिका नाराज बात कर है, रहे हैं, जर्मनी अमेरिका नाराज बात है, कर रहा है, फ्रांस नाराज है, फ्रांस सारे देश, नाराज है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन लोगों ने तो क्षतिपूर्ति के नोटिस तक भेज दिए हैं। WHO की भूमिका को लेकर नाराजगी है। कोरोना तो इस समय ये सही समय है कि चीन की बाहें मरोड़ी जा सकती है। यस, चीन की बाहें मरोड़ी जा सकती है और चीन को कंट्रोल में किया जा सकता है। कंटेन करना उसको बहुत जरूरी उसको हो कंटेन गया, करना उसको बहुत contain करना जरूरी बहुत है। जरूरी हो गया। दीवान जी, एक सवाल बार बार हो रहा है, जैसे 20 शहीद भारत के हुए, लेकिन कहा गया कि चीन के 43 गए, चीन के 43 सैनिक शहीद हुए, और चीनी नागरिक अपने सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि हमारे जो सैनिक हैं उनके बारे में बताओ, परिजन पूछ रहे हैं कि हमारा परिजन है वहाँ नहीं है, इसके बारे में बताओ। अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है FBI, उसकी सूचना ये है कि 43 लोग मारे गए। तो क्या सच्चाई है? 20 लोग हमारे गए हैं, लेकिन हमारे सैनिकों ने भी जिस जाबाजी से वहां मुकाबला किया है, तो क्या सच्चाई हो सकती है चीन के बारे में? देखिए, अब अभी तक जब तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आता है, चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से, कि उनके कितने वो तो कभी बताएंगे नहीं, उनका सेंसरशिप तो है। जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसको मैं लेके नहीं चल सकता हूँ। नहीं, पर वो चीन तो कभी बताएगी ही नहीं कि उसके कितने मारे गए, क्योंकि उनका हाँ, तो तो censorship मैं सोशल मीडिया का और उनका जो ग्लोबल हेराल्ड अखबार है वो तो 5 लोगों की बात कर रहा है। देखिए, ऐसा है कि सोशल मीडिया को अगर थोड़ा सा माना जाए, गुरतेज अकेले ने 12 मारे थे। तो मुझे तो 43 का फिगर भी कम लगता है। 23 साल का लड़का 23 साल का लड़का, एक सिपाही 12 अगर वो मार सकता है, तो उसके साथ पूरी घातक प्लेटून थी। बाकियों ने भी तो कुछ किया होगा सर। इसलिए आप ही सोशल मीडिया को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। चाइनीज के फिगर्स बिल्कुल कम्युनिज्म में आयरन कर्टन पॉलिसी होती है, उनके फिगर्स बिलीव नहीं किए जा सकते। और अपनी देश की जनता का मोराल बचाने के लिए वो लोग वो फिगर्स कभी रिलीज करेंगे भी नहीं। पूछा जा रहा है, वो करेंगे भी नहीं। देखिए, अभी अगर चाइनीज प्रीमियर और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का पोजीशन अगर हम चाइना के अंदर का ले ले, जो कि 3-4 दिन से ग्लोबल टाइम्स में मैं भी पढ़ रहा हूँ कि वहाँ के जितने लोकल्स हैं वो इस कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हुए हैं, जिससे कि उनके देश का नाम पूरे विश्व में खराब हुआ है, धंधा खराब हो रहा है, इकोनॉमी पूरी खराब हो गई है, खराब हो रहा है, धंधा खराब हो रहा है, और उन सब में फिर ये गलवान हो गया, बेरोजगारी बढ़ रही है। 30% फैक्ट्रियां बंद हैं, 30% बेरोजगारी बढ़ी है, आधे से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हैं। ये भी ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि ये CCCP जो है ये टूटने की कगार पर है, आंतरिक विद्रोह की स्थिति बन गई है। आंतरिक विद्रोह की सर, मैंने भी एक सोशल मीडिया पर देखा है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो कितना सही है। एक पुराने राजदूत के हवाले से कहा जा रहा है कि बाय दिसंबर दे आर एक्सपेक्टिंग कि CCCP टूट जाएगी और एटलीस्ट शी जिनपिंग को तो निकाल दिया जाएगा। ये तो ग्लोबल मीडिया भी कह रहा है, ग्लोबल हेराल्ड भी कह रहा है, और अमेरिका के सारे अखबार लिख रहे हैं जी। लेकिन चूंकि अमेरिका भी इस वक्त जो है चीन से बहुत नाराज है, और अमेरिका और चीन के बीच में व्यापार व्यवसाय का झगड़ा तो पिछले 4 साल से चल रहा है। सर देखिए, ये सही मौका है, ये सही मौका है अमेरिका के लिए अपने पूरे हिसाब चुकता करने का। ये सही मौका है जहां जहां पर ये कोविड के कारण लोगों को चीन के प्रति अविश्वास हुआ है, और अपनी अपनी गवर्नमेंट्स के प्रति भी अविश्वास हुआ है, जहां पर ट्रंप को भी काफ़ी आलोचना सहनी पड़ी है। तो ऐसे लोगों के लिए अब ये मौका है कि वो
चीन की विस्तारवाद नीतियों को समझकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए कि चीन को कंट्रोल किया जा एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा, सोशल मीडिया की बात निकली। सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री के उस अस्पताल को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये अस्पताल तो बनाया गया और ये कैसा अस्पताल है, नर्स दिख नहीं रही है, कैसा अस्पताल है, बोतल नहीं दिख रही है, सलाइन नहीं दिख रहा है। आप दोनों सज्जन वहां रहे हैं, सेना की कार्यप्रणाली को जानते हैं, सैनिकों को जानते हैं। देखिए उस सोशल मीडिया पोस्ट का मैं आपको बताता हूँ कि लेह का जो जीएच है, जिसको जनरल हॉस्पिटल कहते हैं, वो नीमू से काफी दूर है, जहां पर प्रधानमंत्री जी गए थे। जो फोटो प्रधानमंत्री का आया है कि वो सैनिकों से मिल रहे हैं, घायल सैनिकों से, हाँ घायल सैनिकों से, वो एक्चुअली एक कॉन्फ्रेंस रूम है नीमू का, जिसमें कि एक टेम्पररी शेल्टर बनाया गया था उन सैनिकों के लिए जिनको चोटें कम लगी है। अस्पताल ही है वो, एक तरह से बनाया गया टेम्पररी अस्पताल उसको कह सकते हैं, क्योंकि जिन सैनिकों को ज्यादा चोट लगी है वो तो लेह के अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। नहीं जीएच जनरल हॉस्पिटल जो आर्मी का है वहां पर है। वहां पर। और ये जो सैनिक हैं, क्योंकि नीमू जो है ये लेह से काफी दूर है जी, तो वहां पर उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल को, और ये इस तरह कॉन्फ्रेंस हॉल या नॉर्मल कोई हॉल्स वगैरह जो है, और ये सब बनते हैं, ये पूरे देश में बने हुए हैं, पूरे विश्व में बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां पर बनाया गया है। मैं आपको केवल ये कहना चाहता हूँ, और उन सैनिकों को चोट कम लगी है, इसलिए उनको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। सर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, फिर ये होता है कि इस तरह की लड़ाइयों में कई बार सैनिकों को अगर मानसिक आघात पहुंचा है तो उनको एक कंफर्ट जोन में लाने के लिए भी तो समय लगता है। तो ये वो वाला फोटो। ये सर मिश्रा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ये फील्ड कंडीशंस की बातें हो रही हैं, हम दिल्ली के एम्स और गंगाराम हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे हैं। वहां पर कई बार आपको ओटी नहीं मिलती है, उसके बावजूद पेशेंट्स के आपने ऑपरेशंस और माइनर सर्जरीज करनी पड़ती है। सर मैंने खुद देखा है, जब हमारे साथ इमरजेंसीज एकदम से बढ़ जाती हैं, बंदे का खून की बोतल लेकर के बंदा खड़ा रहता है क्योंकि स्टैंड नहीं है, पर अगर खून चढ़ाना है और खून की बोतल अवेलेबल है तो क्या आप स्टैंड नहीं है तो चढ़ाएंगे ही नहीं। उसकी फोटो खींच करके आप सोशल मीडिया पे डाल दीजिए, बोलिए हॉस्पिटल कैसा है। सर फील्ड कंडीशंस होती हैं, वहां पर जो भी चीजें मैनेज की जा सकती हैं वो की जाती हैं। कॉन्फ्रेंस रूम्स, रहने के कमरे, उन सबको कन्वर्ट किया जाता है, इस तरह से किया जाता है कि उस वक्त जान बचाना ज्यादा जरूरी होता है। उस वक्त सैनिक को आर्मी चीफ 10-15 दिन पहले ही तो उसी नीमू के हॉस्पिटल में गए थे, उनका भी फोटो है वहां का, तब किसी ने नहीं पूछा। और तो सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री तो इस बार बिना ज्यादा वार्निंग दिए गए थे। हाँ मतलब वो तो ऑलमोस्ट सरप्राइज विजिट, आकस्मिक दौरा है उनका। यस, तो सरप्राइज विजिट। तो आखिरी कमेंट आप दोनों से 30-30 सेकंड का कि ये प्रधानमंत्री का दौरा एक नया संदेश देने में कामयाब हुआ है। देखिए सबसे बड़ा संदेश जो गया है उसकी शुरुआत हुई है बालाकोट स्ट्राइक से, उसकी शुरुआत हुई है उड़ी स्ट्राइक से, कि इंडिया इज नो मोर अ सॉफ्ट कंट्री, बी अवेयर ऑफ इट। आप खोल लो कि अब इंडिया सॉफ्ट कंट्री नहीं है। जब IC-814 हाईजैक हुआ था और हमने कई सारे टेररिस्ट को छोड़ना पड़ा था, आज वो भारत नहीं है। अतुल जी, सब बिल्कुल सही है। अब भारत बदल गया है, भारत में डिसीजन मेकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है और ज्यादा क्लियर हो गई है। साथ ही में हम देश को ये भी समझ में आ रहा है कि इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन दैट मैटर्स। यस, एंड इनका मोरल जब ऊपर होगा तो मुश्किल हालातों में भी, कम इक्विपमेंट के साथ भी, कई मुश्किल चीजों को ये फिर भी हासिल कर सकते हैं। कम लोग होने के बावजूद ज्यादा लोगों के साथ टकरा जाते हैं, एक एक आदमी 12-12 को मार करके खले हाथ आ जाता है। ये सब चीजें बताती हैं सर कि देश के सैनिक आज तैयार हैं, और प्रधानमंत्री का जाना ये बताता है कि देश उनके साथ है। बहुत धन्यवाद कर्नल अतुल मिश्रा, बहुत धन्यवाद कर्नल निखिल दीवान जी हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। देश पूरी तरह से सेना के साथ है, इसमें बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। और जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह से ललकार की है, जिस तरह से लेह से उन्होंने दुश्मनों को ललकारा है, उसको समझ लेना चाहिए पूरी दुनिया को कि हिंदुस्तान की तरफ आग उठाने का नतीजा अच्छा नहीं होगा। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।